कुछ ऐसे सांप हैं जिन्होंने सांपों की दुनिया में ही खौफ पैदा किया हुआ है। ये गठीले सांप बिजली की रफ्तार से चलते हैं और इनका जहर बेहद असरदार होता है। इनका कांटा पानी नहीं मांगता। अमेरिकी रेगिस्तान से लेकर घने अफ्रीकी जंगलों तक वाइपर के नाम से किसी का भी दिल कांप जाता है। इनकी पहचान है इनका डायमंड शेप सिर। इतने लंबे और नुकीले दांत किसी और सांप के नहीं होते। लेकिन ये वाइपर्स सिर्फ जानलेवा जीव नहीं हैं। जब परिवार की बात आती है तो मादाओं का एक नरम पहलू भी है। थेल्मा, वेलवेट और नाला ये तीनों अलग अलग प्रजाति की मादाएं हैं, लेकिन इनमें एक बात समान है और वो है इनकी मैटरनल इंस्टिंक्ट्स। पर क्या सिर्फ यही बात इन्हें अस्तित्व की लड़ाई में विजेता बनाती है? आइए लैब में चलकर इनके जहर और उसके प्रभाव पर प्रयोग करते हैं। इन वाइपर्स की शारीरिक रचना पर नजर डालते हैं और जानते हैं कितना रोचक जीवन है इन वाइपर क्वींस का। कुछ कीड़ों को नए जीवन की गंध महसूस हो गई है। न्यू मेक्सिको के जंगलों में जन्मे इन वेस्टर्न डायमंड बैक रैटल स्नेक्स के आसपास या तो कुदरत की चुनौतियां हैं या फिर वो जीव जो अड़ोस पड़ोस में है। एक मिनट पहले जन्मे इन नवजातों ने जीवन की लड़ाई शुरू कर दी है। ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तभी ये नवजात आसान शिकार बन जाते हैं। ईस्टर्न किंग स्नेक्स तो उन्हें बहुत चाव से खाते हैं और बेबी रैटल स्नेक्स हमेशा खतरे में रहते हैं। थेल्मा ने दुश्मनों को बता दिया है कि वो आसपास है। इस खास ध्वनि से ये प्रजाति पहली चेतावनी देती है। इसका मतलब है कि खतरे की घंटी बज चुकी है। इसे अमेरिकन साउथ वेस्ट में फैले रेगिस्तान का सिग्नेचर साउंड माना जाता है। युवा सांप हर कुछ महीने में अपनी केंचुली उतारता है, लेकिन रैटल स्नेक में कुछ खास है। उसकी पूंछ के सिरे पर एक छोटे से बटन जैसा कुछ होता है। इसी को जब वो जोर से हिलाता है तो खास ध्वनि पैदा होती है। जब भी वो अपनी केंचुली उतारता है तो वो बटन जैसा कुछ बढ़ जाता है, जिसका असर ध्वनि पर भी पड़ता है। 2000 साइकिल्स पर सेकंड पर ऑपरेट करने वाली इनकी शेकर मसल्स किसी को भी हैरानी में डाल देंगी। एक दिलचस्प बात और है, ये मसल्स कभी थकती नहीं हैं और ये सिर्फ अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करती हैं, ना ऊपर ना नीचे। इसी तरह का मसल कंट्रोल थेल्मा को उसके अफ्रीकन कजन से जोड़ता है, लेकिन बिल्कुल विपरीत तरीके से। वेलवेट एक वेस्ट अफ्रीकन गबून वाइपर है। ये खामोशी के साथ अकेली रहती है। इसके होने ना होने का पता नहीं लगता। अपनी खास त्वचा के कारण ये जंगल में आराम से कैमोफ्लाज हो जाती है। इसका शांत स्वभाव और खूबसूरती एक छलावा है। ये बेहद घातक है। ये किसी ट्रेन्ड किलर से कम नहीं है। इसका मसल कंट्रोल लाजवाब है और इसके सब्र की कोई सीमा नहीं है।
ये शिकार के लिए कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक बिना हिले डुले इंतजार कर सकती है और फिर अचानक हमला बोल सकती है। ये 5 सेंटीमीटर लंबे नुकीले दांतों से लैस है। किसी और वाइपर के न तो इतने लंबे दांत होते हैं और न ही कोई और प्रजाति इतनी बड़ी और भारी भरकम होती है। लेकिन वेलवेट अपनी ताकत की नुमाइश नहीं करती। जान बचाने की बात अलग है, वरना ये शायद ही कभी किसी पर हमला करती है। ये हमेशा छिपी छिपी रहती है, लेकिन जब बाहर आती है तो संभलने का मौका नहीं देती। बेशक वेलवेट और थेल्मा अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर रहती हैं, लेकिन दोनों अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं और अपने परिवार को बढ़ाना चाहती हैं। जीवन के चक्र को आगे ले जाना चाहती हैं। लेकिन इन लक्ष्यों को आप कैसे पूरा करेंगे अगर आपके पास थेल्मा की तरह चेतावनी देने की खास सहूलियत न हो और ना ही आपके पास वेलवेट जैसा आकार, सब्र, घातक जहर और नुकीले दांत हों। नाला से मिलिए। ये थेल्मा जितनी रौबीली नहीं है और ना ही वेलवेट जितनी सुंदर। ये छोटे वाइपर के ग्रुप से आती है। ये एक पफ एडर वाइपर है। आकार छोटा होने के बावजूद ये प्रजाति अपने शिकार पर बहुत भारी पड़ती है। ये अफ्रीका से लेकर दक्षिणी अरब तक पाए जाते हैं। वाइपर की कोई और प्रजाति इतने बड़े इलाके में नहीं फैली। ये प्रजाति अपने वातावरण के हिसाब से ढलना जानती है। जंगल के अलावा ये इंसानी बस्तियों के आसपास भी जीना जानती है। ये कैमोफ्लाज में एक्सपर्ट हैं। हर वाइपर की त्वचा एक ही रंग की हो ये जरूरी नहीं। इसी की वजह से इन्हें कई बार पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक तरीका है और वो है इनकी पीठ पर, जिस पर शेवरॉन के आकार में बने निशान होते हैं। पर इंसानों की बस्ती के आसपास रहने की अलग चुनौतियां हैं। यहां सबकी नजरों से दूर रहने में ही भलाई है। वेलवेट किसी का शिकार बने उसकी संभावना बहुत कम है। इंसानों से तो उसका कम ही वास्ता पड़ता है। थेल्मा के बहुत दुश्मन हैं, लेकिन जब वो उन्हें चेतावनी देती है तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। किसी को लग सकता है कि नाला लड़ने से कतराती है। ये खतरे का सामना अलग तरह से करती है। ये छिपने की जगह ढूंढ लेती है। पर अगर उससे बात नहीं बनती तो ये हमला करने में कोई संकोच नहीं करती। ये जानलेवा वाइपर है। ये दुश्मन पर टूट पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद नाला की जिंदगी में खतरे ही खतरे हैं। कोई इसे पसंद नहीं करता, चाहे पालतू जानवर हों या फिर गांव वाले। जब ये अपने आसपास किसी खतरे को महसूस करती है तो ज्यादातर वाइपर की तरह ये भागने का नहीं सोचती। इसकी यही कोशिश होती है कि किसी की नजर में ना आए। ये हिलना डुलना बंद कर देती है, माहौल में खुद को कैमोफ्लाज कर लेती है और खतरे के टल जाने का इंतजार करती है।
लेकिन अगर किसी नए खतरे ने सिर उठाया तो, और वो भी ऐसा जो उसे सूंघ कर ढूंढ सकता हो। किस्मत से पफ एडर्स को कुदरत ने कुछ और भी खूबियां दी हैं। प्रयोगों से पता चला है कि ये प्रजाति अपनी गंध को छिपाने में भी माहिर है। इस काम को ये अंजाम देती है अपने मेटाबॉलिज्म को धीमा करके और अपने बदन के तापमान को बदलकर। बिना कोई सुराग छोड़े नाला चंपत हो गई है। इसने टकराव नहीं किया, इसने अपनी ऊर्जा और जहर को बचा लिया। जब उनकी वाकई जरूरत होगी ये उनका इस्तेमाल तब करेगी। ये एक अच्छी रणनीति है। यहां टकराव भारी पड़ सकता था, चोट लग सकती थी, जान भी जा सकती थी। कभी कभार बढ़िया कैमोफ्लाज के कारण पफ एडर दुश्मन को दिखता नहीं है और वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है। ऐसे में वो वाइपर अटैक का शिकार हो जाता है। पफ एडर का हमला जबरदस्त और जानलेवा होता है। इसके काटने से हर साल बहुत लोग मरते हैं। तभी इसकी इतनी नेगेटिव इमेज है। लेकिन वेस्टर्न डायमंडबैक रैटलस्नेक के काटने से मौत लगभग अनसुनी है और वेस्ट अफ्रीकन गबून वाइपर के काटने से किसी की मौत आज तक दर्ज ही नहीं हुई। इन दोनों के मुकाबले नाला यानी पफ एडर बेहद घातक है। पफ एडर अक्सर बस्तियों के करीब रहते हैं क्योंकि यहां उन्हें शिकार मिल जाता है। लेकिन ये जहरीले वाइपर्स इंसानों के लिए खतरा हैं। ज्यादातर मामलों में ये अपना बचाव करने के लिए ही हमला करते हैं या फिर तब जब ये किसी इंसानी अंग को शिकार समझ बैठते हैं। ऐसी गलती का परिणाम खौफनाक हो सकता है। पफ एडर का जहर मुख्य रूप से साइटोटॉक्सिक होता है। ये सेल टिश्यू को तबाह कर देता है। इनके आगे इंसान क्या, कोई जीव नहीं टिक सकता। जंगल में जानवरों के चलने से झाड़ियों के बीच पगडंडियां बन जाती हैं। इनका इस्तेमाल चूहे, हाथी और बाकी सभी जानवर करते हैं क्योंकि इन पर चलना आसान होता है। ये पगडंडियां अक्सर वहां खत्म होती हैं जहां चरने के मैदान या फिर जल का स्रोत हो। ऐसी ही पगडंडियों पर पफ एडर शिकार के लिए घात लगाकर बैठते हैं। भारी भरकम जानवर जिनका वजन सैकड़ों किलो का होता है, वो भी अगर जरूरत से ज्यादा करीब आ जाते हैं तो लगभग 3 किलो का छोटा सा ये वाइपर उन्हें भी डस लेता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये राइनो जैसी मोटी चमड़ी वाले जानवर को भी काट लेते हैं, उसकी त्वचा को भेद सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है। अब जैसे इस गेंडे को लीजिए। एक पफ एडर के काटने से इसके पैर में इतना जबरदस्त नेक्रोसिस हो गया कि इसका सारा पैर सड़ गया। इसकी हड्डियां दिखने लगीं और उसके आसपास सड़ते हुए मांस के लोथड़े रह गए। पफ एडर का काटा चलने फिरने लायक नहीं रहता। ऐसे में वो बेचारा खाएगा क्या? सिर्फ यही नहीं, उसे ब्लड पॉइजनिंग हो जाती है और वो तिल तिल कर मर जाता है। इसी वजह से पफ एडर के काटने का इलाज जल्द से जल्द होना चाहिए। इसके जहर ने बहुत सारे इंसानों की जान ली है। ये वाइपर वेस्टर्न डायमंडबैक रैटल स्नेक और वेस्ट अफ्रीकन गबून वाइपर की तुलना में
बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके कई कारण हैं। वेस्टर्न डायमंड बैक रैटलस्नेक का हेमोटॉक्सिक पॉइजन रक्त पर हमला करता है। ये इसके कुदरती शिकार के लिए तो घातक है, लेकिन इंसानों के लिए उतना खतरनाक नहीं है। तभी उसके जहर से इंसानी मौत ना के बराबर होती है। लेकिन पफ एडर्स और गबून वाइपर्स का जहर इंसानों के लिए बेहद घातक है, क्योंकि इसमें साइटोटॉक्सिन्स होते हैं जो टिश्यूज को तबाह कर देते हैं। अगर पफ एडर के जहर की मात्रा कम भी हो तो भी वो गबून वाइपर से ज्यादा असरदार होता है। लेकिन गबून वाइपर के जहर की बनावट ज्यादा जटिल होती है और इसी वजह से ये शरीर की कोशिकाओं पर ज्यादा विनाशकारी असर डालता है। जबकि पफ एडर के काटने से बहुत दर्द, सूजन और स्किन के सेल्स में तबाही का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसका जल्द इलाज न होने पर जान भी जा सकती है। लेकिन गबून वाइपर का जहर भी कुछ कम नहीं है। इससे शरीर में छोटे छोटे खून के थक्के बन जाते हैं, जिनकी वजह से ऑर्गन फेल हो सकता है। जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन्स नर्वस सिस्टम पर हमला बोलते हैं, माइकोटॉक्सिन्स मस्कुलर टिश्यू पर और कार्डियोटॉक्सिन्स हार्ट पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, गबून वाइपर्स के लंबे दांत और बड़े वेनम ग्लैंड्स होते हैं, इसलिए ये अपने शिकार के जिस्म में गहराई के साथ बहुत अधिक मात्रा में जहर इंजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा हमला किसी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, पर इनके प्राकृतिक शिकार की जान ले लेता है। पर फिर भी पफ एडर्स को इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसका कारण है दरअसल गबून वाइपर्स का इंसानों से कम ही वास्ता पड़ता है। वैसे भी इन्हें कोई भी जीव अपना शिकार नहीं बनाता, इसलिए ये आक्रामक नहीं होते। अमेरिकन साउथ वेस्ट में जीवन आसान नहीं है। इस रैटल स्नेक की चेतावनी बेअसर है। यहां अस्तित्व कायम रखने के लिए छिपे रहने में ही भलाई है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। चारों तरफ खतरे हैं, सभी चौकन्ने रहते हैं। इस मेल वेस्टर्न डायमंड बैक रैटल स्नेक का नाम है कोडी। इसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ये फिर भी यहीं रहता है क्योंकि यहां भोजन की कमी नहीं है, और वो भी इसके पसंद का भोजन। इसलिए यहीं रहने में फायदा है, चाहे छिपकर ही क्यों ना रहना पड़े। और इसमें ये माहिर है। लेकिन सिर्फ यही बात इसे सफल शिकारी नहीं बनाती। अंधेरे में शिकार करना ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन इतने घने अंधेरे में कोडी को दिखेगा कैसे? वेस्टर्न डायमंड बैक रैटल स्नेक को उसमें कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि उनके पास एक खासियत है जो सभी वाइपर्स के पास नहीं होती।
ये है थर्मल इमेजिंग। जिन वाइपर्स के पास ये खासियत है, उनकी नाक के दोनों छिद्रों के बाजू में विशेष प्रकार का सुराख होता है, जिसके भीतर कुछ खास अंग होते हैं जिनसे वो हीट को महसूस कर सकते हैं। इन अंगों का तापमान इनके शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग 36 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। हड्डी की बनावट में मौजूद इन सुराखों के चारों तरफ बारीक झिल्ली होती है, जिसकी मदद से ये सुराख बहुत जल्दी गर्म और ठंडे हो सकते हैं। ये खास बनावट इन्हें तापमान को लेकर हाइपर सेंसिटिव बनाती है, चाहे दिन हो या रात। इस खास झिल्ली के नर्व सेल्स तब एक्टिव होते हैं जब तापमान लगभग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा डिटेक्ट हो। मोटे तौर पर अगर कोई वार्म ब्लडेड एनिमल सांप से 1 मीटर की दूरी के भीतर हो तो उसके शरीर की गर्मी का माप लगभग इतना ही होता है। कोडी अपने शिकार को अंधेरे में भी ढूंढ लेता है और शिकार को उसकी मौजूदगी की भनक तक नहीं लगती। लेकिन ये क्या? कोडी ये क्या खेल खेल रहा है? शिकार खुद चलकर आ गया है, लेकिन कोडी को कुछ पड़ी ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अफ्रीका में नाला ऐसा मौका हाथ से कभी जाने नहीं देगी। उसने बस्ती के पास रहने का फैसला ऐसे ही थोड़ी किया है। यहाँ बहुत अड़चने हैं। वो जानती है उसे कोई पसंद नहीं करता और कुछ तो उसे देखकर गुर्राना शुरू कर देते हैं। लेकिन नाला के इरादे बुलंद हैं। ये पफ एडर कहीं नहीं जाएगी क्योंकि यहां इसे भोजन की कोई कमी नहीं है। घात लगाने की सही जगह मिल गई। फिर क्या है, एक बार में ही इसके जिस्म में इतना जहर चला गया है कि ये ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अब तो बस उसके पास जाओ और दावत उड़ाओ। लेकिन एक शिकार से क्या होगा? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दूसरी तरफ वेलवेट भी भूखी है, लेकिन इस गबून वाइपर के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। किसी को लग सकता है कि ये निठल्ली बैठी है, लेकिन यही तो इसका खास अंदाज है। सही वक्त आने पर ये अपने शिकार पर बिजली की तरह टूट पड़ेगी। अभी हमला करने में वक्त है। सांपों के पास शिकार करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। न तो इनके पास शिकार का पीछा करने के लिए पैर है, न ही पकड़ने के लिए पंजे, न ही मांस फाड़ने के लिए दांत। लेकिन ये रणनीति बनाने में उस्ताद हैं
तभी तो इनकी गिनती सबसे खतरनाक शिकारियों में होती है। और गबून वाइपर्स की तो बात ही कुछ और है। इनका सब कुछ जंगल है। इन्होंने जंगल के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। इनकी पीठ पर बने जटिल पैटर्न और रंगों की वजह से ये जब चाहें पत्तों के ढेर में गायब हो सकते हैं। वेलवेट घात लगाकर बैठ गई है। अब ये हिलेगी नहीं। जरा भी हरकत से शिकार को उसके होने का पता लग जाएगा। शायद किसी को लगे कि वेलवेट बस आराम कर रही है, लेकिन इस तरह बिना हिले डुले बने रहने के लिए जबरदस्त मसल कंट्रोल चाहिए। इस प्रक्रिया को एक्टिव स्टिलनेस कहते हैं। घात लगाते वक्त वेलवेट को बिल्कुल स्थिर रहना होगा, लेकिन साथ साथ इसकी मसल्स को किसी भी पल अचानक एक्शन के लिए तैयार भी रहना होगा। ऐसा करने के लिए ऑल्टरनेट मसल बंडल्स या तो एक्टिव या फिर रिलैक्स्ड रहते हैं। ये लगातार रोटेट करते हैं ताकि मसल टोन बना रहे और कोई एक मसल बंडल थके नहीं। इस तरह वेलवेट अपनी ऊर्जा को बचाए रखती है ताकि सही वक्त पर वो जबरदस्त हमला कर सके। वो जानती है कि उसे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। शिकार दोबारा कब आएगा उसमें हफ्तों महीनों लग सकते हैं। इसकी मसल्स चुस्ती और फुर्ती से भरपूर हैं, लेकिन मसल्स के अलावा और भी कुछ है जो इसे सफल शिकारी बनाता है। ठीक है, इसके पास हाथ पांव नहीं है, लेकिन कुदरत ने इसे शिकार को चित्त करने के लिए एक बेहद जानलेवा साधन से लैस किया है, और वो है जहर। ये अचूक हथियार है। डसने के बाद या तो शिकार तुरंत मर जाएगा और भागा भी तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। अपने शिकार के जिस्म में जहर को इंजेक्ट करने का इसका एक खास तरीका है। गबून वाइपर से ज्यादा घातक कोई और जीव नहीं है। ये जब काटते हैं तो एक ही बार में 600 मिलीलीटर तक जहर इंजेक्ट कर सकते हैं। वैसे एक इंसान को मारने के लिए सिर्फ 100 मिलीलीटर जहर बहुत होता है। बाकी वाइपर्स की तरह वेलवेट के नुकीले दांत इसके मुंह के ऊपरी तरफ एक झिल्ली से ढके हैं। शिकार के वक्त जब ये अपना मुंह खोलती है तो ये बाहर आकर शिकार पर जबरदस्त वार करते हैं। लेकिन लंबे पीछे की ओर मुड़े हुए दांतों की पंक्ति के कारण इन्हें शिकार के जिस्म से निकालना आसान नहीं होता। ऐसा लगता है मानो गबून वाइपर कुछ चबा रहा हो। इनके खतरनाक दांत और जानलेवा जहर इन्हें एक घातक शिकारी बनाता है। इनमें और भी कुछ गुण हैं जो इन्हें सफल जीव बनाते हैं, जैसे कि सब्र। इसके अलावा ये खाने के मामले में चूजी नहीं है। जो भी मिलता है उसे खा लेते हैं। चूहे, पक्षी, छोटे हिरण या बंदर, इन्हें सब पसंद है। सांपों की दुनिया में इसका वार सबसे तेज तो नहीं है,
लेकिन 6 मीटर प्रति सेकंड के आसपास की रफ्तार कम नहीं होती। दस मिनट में शिकार का काम तमाम हो गया है। लंच रेडी है, लेकिन इसे कैसे खाया जाएगा वो तरीका थोड़ा अलग है। पर हां, खाना कम नहीं पड़ेगा। यह मान्यता गलत है कि बड़े आकार के शिकार को निगलने के लिए सांप अपने जबड़े को डिसलोकेट कर लेता है। दरअसल उसके जबड़े बेहद लचीले होते हैं। वो हड्डी नहीं बल्कि लिगामेंट्स, मसल्स और टेंडन से जुड़े होते हैं। इस वजह से सांप अपने जबड़े को स्वतंत्र रूप से हिला सकता है और उसे बड़े से बड़े शिकार को निगलने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। वेलवेट अपने दांतों की पंक्तियों का उपयोग करके शिकार पर पकड़ बनाती है और फिर उसे ऐसी जगह ले जाती है जहां वो उसे शांति से खा सके। वैसे भी खाने में बहुत वक्त लगने वाला है। जब इसके जबड़े इतने फैल जाते हैं कि शिकार उसमें फिट हो जाए तो ये उसे निगलना शुरू कर देगी। उसे धीरे धीरे पूरा निगल जाएगी। इस बार बहुत बड़ा शिकार पकड़ा है। अब इसे कुछ हफ्तों या शायद महीनों तक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां खेत में कोडी अभी भी भूखा है। ये सांप के हाथ में होता है कि अपने शिकार के जिस्म में कितना जहर इंजेक्ट करना है। कई बार तो सांप सिर्फ चेतावनी देने के लिए अपने शिकार को काटता है। आज इस चूहे के साथ यही हुआ। इसकी किस्मत अच्छी थी। भूखे कोडी ने भोजन का शानदार मौका ऐसे ही नहीं गंवाया। धीमे मेटाबॉलिज्म की वजह से उस बड़े चूहे को पचाने में इसे कई दिन लग जाएंगे और वैसे भी ये वक्त है एक्शन का। इस वक्त कोडी का मिशन कुछ और है। इसकी तलाश कुछ और है। इसे भोजन की नहीं, साथी की तलाश है। और अब ये सीधा उस चट्टानी इलाके में जा रहा है जहां थेल्मा रहती है। लेकिन कोई इससे पहले पहुंच गया है। थेल्मा के इलाके में पहुंचते ही इसकी सीधी टक्कर होती है एक विशाल गुलाबी रंग के नर के साथ। बिना लड़ाई के बात नहीं बनेगी। कोडी इस गुलाबी नर से जरूर टकराएगा। वो थेल्मा के लिए कुछ भी करेगा। कोडी मानो कुश्ती के मैदान में उतर रहा हो। वो अपने प्रतिद्वंद्वी को आंक रहा है।
अब देखना यह है कि पहला दांव कौन लगाता है। लड़ाई शुरू हो गई है। दोनों एक दूसरे में गुथना शुरू हो गए हैं। सवाल चित्त करने का नहीं है। सवाल है वर्चस्व किसका होगा। इस शक्ति प्रदर्शन से यह साबित होगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। लेकिन विजेता को चोट नहीं लगनी चाहिए, वरना वो मादा से मिलन कैसे करेगा। गुलाबी नर ही असली मर्द निकला। उसने कोडी को पछाड़ दिया। गुलाबी नर ने कोडी को अपने वजन के नीचे दबा दिया है, उसे चित्त कर दिया है। इस हार ने कोडी को मैदान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। ये खाली पेट इतनी दूर आया, लड़ने का जोखिम उठाया, लेकिन थेल्मा इसके हाथ नहीं आई। बेचारे को कुछ नहीं मिला। पर गुलाबी नर को भी कुछ नहीं मिला। इसने लड़ाई जरूर जीत ली, लेकिन थेल्मा का दिल नहीं जीत पाया। थेल्मा अभी तैयार नहीं है। बच्चों को जन्म देने के कारण वो कमजोर हो गई है। फिलहाल उसका सारा ध्यान बच्चों की देखरेख में रहता है। वो शिकार पर भी नहीं जा पाती। एक बार बच्चे बड़े हो जाएं, अपने रास्ते निकल जाएं, फिर वो अपनी खोई हुई ताकत को दोबारा पा सकती है और मेटिंग के बारे में सोच सकती है। गुलाबी नर चाहे जितना मर्जी लाड़ प्यार दिखा दे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये गुथे हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन थेल्मा की फटकारती पूंछ नर को जाने का इशारा कर रही है। अब कोई चारा नहीं है। नर को ना चाहकर भी जाना पड़ेगा। इसे अपनी किस्मत कहीं और आजमानी होगी। दूसरी तरफ वेलवेट एक नर के साथ है। मेटिंग की सामान्य रस्में चल रही हैं। नर वेलवेट के जिस्म को रगड़ रहा है, अपनी थूथन से उसे छेड़ रहा है। फड़फड़ाती जीभ से ये नर वेलवेट के फेरोमोन को चख रहा है। ये आंक रहा है कि क्या वेलवेट मीटिंग के लिए तैयार है।
वेलवेट अपनी तरफ से तो नर के साथ सहयोग कर रही है, लेकिन इस नर के असली इरादे क्या हैं, उस पर वेलवेट को शक है। क्या ये सच में मेट करना चाहता है या फिर इसके साथ टाइम पास कर रहा है? तभी वेलवेट को कुछ सुराग मिलता है और ये उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन उसके जाने से नर ज्यादा निराश नहीं होता। ये शायद मेट करने की हालत में था ही नहीं, क्योंकि इसके केंचुली उतारने का वक्त आ गया है। सांप साल में कई बार अपनी केंचुली उतारते हैं। इस खास अवस्था के दौरान मेट करना असामान्य है। लेकिन अगर नर सच में मेटिंग करना चाहता तो वो वेलवेट को उत्तेजित करता और तब वो अपनी पूंछ को ऊपर उठाती और दोनों मेटिंग करते, जैसे पफ एडर का ये जोड़ा कर रहा है। मीटिंग के दौरान नर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इसकी वजह शायद ये है कि मादा थकावट से बचना चाहती है, क्योंकि मीटिंग की प्रक्रिया कई बार 3 घंटे तक भी चलती है। लेकिन प्रजनन का सारा दारोमदार मादा पर होता है। मीटिंग के दौरान मिले स्पर्म्स मादा के जिस्म में 5 साल तक सही सलामत रहते हैं। जब मादा को लगता है कि समय सही है, तो वो उन स्पर्म्स का उपयोग करके खुद को गर्भवती कर सकती है। फर्टिलाइजेशन अंडे के रूप में होता है, लेकिन किसी मादा वाइपर का काम अंडे देने के बाद खत्म नहीं हो जाता, जैसा कि ज्यादातर सांपों के साथ होता है। मादा वाइपर का जिस्म एक जीता जागता इंक्यूबेटर बन जाता है। जब बच्चे अंडे से बाहर निकलने लायक हो जाते हैं, तब वो नन्हे सांपों को जन्म देती है, जिन्हें स्नेकलिंग्स कहते हैं। वाइपर ओवोवाइविपरस होते हैं, इसलिए वो अंडे देते हैं और उनका विकास मां के शरीर में होता है। इन अंडों में खोल के बजाय एक नरम झिल्ली होती है। माएं बढ़ते हुए एम्ब्रियोज के साथ पोषक तत्व साझा करती हैं या नहीं, ये कहना मुश्किल है। इसलिए नाला के लिए महीनों तक 20 से ज्यादा अंडों को ढोना कुछ अटपटा सा लगता है। लगातार बढ़ते हुए एम्ब्रियोज को ढोने का काम कोई मां ही कर सकती है। जैसे जैसे वो भारी होती जाती है, मां के लिए शिकार करना मुश्किल हो जाता है। पूरा आहार ना मिलने से कमजोरी आती है, जैसे कि थेल्मा के साथ हुआ था। लेकिन अपने बढ़ते हुए एम्ब्रियोज को ढोकर नाला और थेल्मा ने अपने बच्चों को अस्तित्व और जीवन संघर्ष का बेहतर मौका दिया है। वाइपर माओं के जीवन में सिर्फ मुश्किलें नहीं, कुछ और भी रंग हैं। नाला को देखिए, उसने बच्चों को जन्म दे दिया और मां की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। अब न तो उन बच्चों को दूध पिलाना है और न ही उनकी देखभाल करनी है या कोई ट्रेनिंग देनी है। इसके 20 बच्चे हैं, सोचिए इसकी क्या हालत होती अगर इसे ये सब भी करना पड़ता। इसकी और बुरी हालत हो सकती थी, क्योंकि सांप प्रजाति का रिकॉर्ड तो एक बार में 156 बच्चे पैदा करने का है। लगभग 2 हफ्ते के होने के बाद नाला के बच्चे अपनी केंचुली को पहली बार उतारेंगे, फिर सभी अपना अपना रास्ता पकड़ लेंगे। ये नुकीले दांतों और जहर से लैस हैं। अब इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ये अपने दम पर जिंदा रह सकते हैं। जंगल में अस्तित्व बनाए रखने के लिए हर पल लड़ना पड़ता है और वाइपर्स को इसमें महारत हासिल है। इनका दबदबा ऐसे ही नहीं है।
वाइपर की हर प्रजाति के पास विशेष कौशल है और खतरनाक हथियार हैं। जानलेवा हमला करना तो इनके स्वभाव में है। इनके ये गुण और इनकी लाजवाब मदरली इंस्टिंक्ट्स साथ मिलकर वाइपर क्वींस को वो कामयाबी देते हैं जिसके आसपास पहुंचना सांप की ज्यादातर प्रजातियों के बस की बात नहीं।